तो चलिए आज राजनीति के शोर शराबे से थोड़ा दूर चलते हैं और आंकड़ों और जमीनी हकीकत की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहां किसी पार्टी का पक्ष लेना या किसी नेता पर कोई टिप्पणी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है सिस्टम को समझना, व्यवस्था का विश्लेषण करना। आज हम राजस्थान की घड़ी विधानसभा के जनादेश को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब जनता अपनी आवाज उठाती है तो उसके असली मायने क्या होते हैं और उन मायनों से एक बेहतर शासन का खाका, एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पूरा विश्लेषण राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बांसवाड़ा जिले की घड़ी विधानसभा पर टिका है। अब ये सिर्फ नक्शे पे खींची हुई एक लकीर नहीं है। ये वो धरती है, वो मिट्टी है जहां की हवा में आपको एक अनूठी आदिवासी विरासत की खुशबू मिलेगी। यहाँ के जंगल, पहाड़, गांव सब यहाँ के लोगों की कहानियों से जिंदा हैं। और जब तक हम इस मिट्टी की धड़कन को महसूस नहीं करते, तब तक यहाँ की राजनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम गढ़ी की जमीनी हकीकत से शुरुआत करेंगे, फिर 2023 के जनादेश से जो सिग्नल मिले हैं उन्हें डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ये जो राजनीतिक बदलाव आया उसकी वजहें क्या थीं, जनता की आवाज में क्या पैटर्न छिपा है, और फिर विश्वास को दोबारा बनाने के लिए एक खाका पेश करेंगे। और आखिर में हम जन केंद्रित शासन के रास्ते पर बात करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले गढ़ी की जमीनी सच्चाई को पकड़ते हैं। कौन हैं यहाँ के लोग, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है और वो कौन सी बातें हैं जो यहाँ की सियासत को शक्ल देती हैं। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर हम आगे के विश्लेषण की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। अच्छा, तो ये स्लाइड हमें गढ़ी की एक बेसिक तस्वीर देती है। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। 2023 में यहां लगभग 2.25 लाख वोटर्स थे, जिनमें मर्द और औरतें करीब करीब बराबर की संख्या में हैं। यहां की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से ग्रामीण है, खेती पर आधारित है। और आबादी में भील, मीणा और डामोर जैसे प्रमुख आदिवासी समुदायों का गहरा असर है। आप समझ लीजिए कि इनकी संस्कृति, इनकी जरूरतें वही यहां की सियासत की दिशा तय करती हैं। अब जरा गढ़ी के पिछले कुछ सालों के सियासी इतिहास पर नजर डालते हैं। देखिए, 2008 तक ये कांग्रेस का एक बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन 2013 में एक बड़ा मोड़ आया जब बीजेपी ने पहली बार इस सीट अपने नाम की। 2018 में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी और 2023 में भी वो फिर से जीत गए। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस जीत के आंकड़ों में एक बहुत बहुत गहरी और चेतावनी भरी कहानी छिपी हुई है। अब हम 2023 के जनादेश के आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे। देखिए, हम इन नतीजों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से नहीं देखेंगे, नहीं, हम इन्हें वोटर्स के भेजे हुए साफ साफ संकेतों के तौर पर पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक वोट एक कहानी कहता है, और कई बार वोट न देना भी एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। तो 2023 के चुनाव का जो मुख्य नतीजा है वो आपके सामने है। बीजेपी के कैलाश चंद्र मीणा ने 87,607 वोट लेकर जीत हासिल की। कांग्रेस के शंकरलाल चरपोटा 72,439 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, यानी जीत का अंतर 15,000 से ज्यादा वोटों का था। अब पहली नजर में देखें तो ये एक बड़ी और साफ जीत लगती है, लेकिन राजनीति में जो ऊपर से दिखता है अक्सर सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। लेकिन असली कहानी यहां है, इस स्लाइड में। बीजेपी भले ही चुनाव जीत गई हो, लेकिन उनका अपना वोट शेयर देखिए। 2018 में जो 48.3% था, वो 2023 में गिरकर 38.6% पर आ गया। ये सीधी सीधी लगभग 10% की गिरावट है। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। ये एक ऐसी जीत की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी नींव कमजोर हो रही है। ये बता रहा है कि विजेता के लिए समर्थन असल में घट रहा है। अब एक और बहुत जरूरी आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये जो नंबर है 78.5%, ये 2018 के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान का प्रतिशत है। ये लोकतंत्र में एक बहुत मजबूत भागीदारी को दिखाता है। मतलब लोगों को सिस्टम में भरोसा था और वो अपने वोट की ताकत से बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले थे। और अब 2023 का आंकड़ा देखिए, मतदान गिरकर लगभग 55% पर आ गया। जरा सोचिए, 78.5% से सीधा 55%। ये एक चौंकाने वाली गिरावट है, 20% से भी ज्यादा की गिरावट। ये इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिग्नल है। और ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हजारों लाखों लोगों ने वोट देने से ही मुंह मोड़ लिया। तो मतदान ने ये जो 20% से ज्यादा की गिरावट है, ये क्या है?
क्या ये सिर्फ लोगों की उदासीनता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये गहरा संदेश है? हमारा विश्लेषण ये बताता है कि ये सिर्फ उदासीनता नहीं है, ये एक मैसेज है। ये सभी राजनीतिक विकल्पों से वोटर्स की गहरी निराशा का संकेत है। ये एक तरह का खामोश विरोध है। जब लोगों को लगता है कि कोई उनकी सुन ही नहीं रहा तो वो चिल्लाते नहीं हैं, वो खामोश हो जाते हैं। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण को क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ ले जाते हैं। हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति या उम्मीदवार पर नहीं होगा, बल्कि उन प्रणालीगत खामियों पर होगा, सिस्टम की उन नाकामियों पर जिनके कारण ये नतीजा हमारे सामने आया। क्योंकि असली कहानी हमेशा सिस्टम के अंदर छिपी होती है। तो पहली प्रणालीगत वजह है आदिवासी वोटों का बंटवारा। देखिए, पारंपरिक तौर पर आदिवासी वोट एक साथ एकमुश्त होकर किसी एक तरफ जाता था, लेकिन अब भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसी नई पार्टियों के आने से ये जो वोट बैंक है, ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों में बंट गया है, और ये बंटवारा पुराने चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल रहा है। दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी प्रणालीगत विफलता है कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में भारी कमियां। मनरेगा का पेमेंट देर से होना, पीडीएस से मिलने वाला राशन समय पर ना पहुंचना, पानी की टंकियों जैसे बुनियादी ढांचे पर किए गए वादों का अधूरा रह जाना। जब सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं होती, तो ये जमीन पर सरकार और जनता के बीच के भरोसे की नींव को हिलाकर रख देता है। ये जो लाइन है, किराए की भीड़ पर नहीं, भरोसे की सेवा पर विश्वास, ये सीधे सीधे मतदाताओं के दिल की आवाज है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक मांग है, और ये हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी याद दिलाता है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का हक। लोग दिखावा नहीं चाहते, वो नतीजा चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं, सिर्फ भाषण नहीं। और तीसरा सिस्टमिक मुद्दा है सूचना का युद्ध। आज का ये युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि व्हाट्सएप जैसे बंद डिजिटल ग्रुप्स में लड़ा और जीता जा रहा है। यहां तक कि आदिवासी गांवों में भी इसकी गहरी पहुंच है। इन ग्रुप्स में सही और गलत जानकारी के बीच फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही झूठी कहानियां अक्सर स्थानीय सोच और धारणाओं को बना देती हैं, जिनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल होता है। चलिए, अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। पिछले एक दशक के चुनावी आंकड़ों को देखते हैं, ताकि वोटर्स के व्यवहार में बार बार उभरने वाले पैटर्न को पहचान सकें। कहते हैं ना, इतिहास हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें उसके संकेतों को सही से पढ़ने की जरूरत होती है। ये टेबल 2008 से 2019 तक की कहानी बताती है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे एक जो सीट कभी कांग्रेस का सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बीजेपी के दबदबे वाली सीट में बदल गई। 2013 और 2018 में मतदान में जो जोश दिखा, वो एक बदलाव की उम्मीद को दिखाता है। लेकिन 2018 के इतने ऊंचे मतदान के बाद 2023 में जो भारी गिरावट आई, वो ये दिखाती है कि जनता का वो भरोसा भी टिकाऊ नहीं था। ये एक चक्र की तरह है, उम्मीद और फिर निराशा। तो विश्लेषण से अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, एक रचनात्मक और कार्रवाई योग्य योजना की ओर। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी वोटर्स का भरोसा वापस जीतने के लिए एक 4 आयामी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये भरोसा कमाने के बारे में है। इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जमीनी स्तर पर सीधी पहुंच, यानी हर गांव में जाकर लोगों की बात सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना। दूसरा, डिजिटल लामबंदी, जिसमें ऑनलाइन दुनिया को जमीनी हकीकत से जोड़ा जाए। तीसरा, नैरेटिव को बदलना, यानी समुदाय के भरोसे की एक नई कहानी गढ़ना। और चौथा, सही गठबंधन बनाकर समर्थन का एक मजबूत मोर्चा तैयार करना। और इस पूरे खाके के दिल में शासन के ठोस वादे होने चाहिए, खोखले नहीं। युवाओं के लिए स्थानीय स्किल सेंटर, सड़कों और बिजली के लिए आखिरी घर तक की कनेक्टिविटी, पीडीएस का ऑडिट और मोबाइल हेल्थ वैन जैसे कल्याण के सबूत, नागरिकों की समस्याओं को एक तय समय में सुलझाने का सिस्टम। और इन सब का जो आधार है, वो है विश्वास, एक ऐसी चीज जिससे हर रोज अपने काम से कमाना पड़ता है। और हां, जब हम डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत जरूरी सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। भारत का जो नया डेटा संरक्षण कानून है, जिसे डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं, वो इसी सिद्धांत पर बना है कि हर तरह का संचार नागरिक की सहमति से होना चाहिए। हम नागरिकों की सेवा करते हैं, वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं। ये उनकी निजता और सहमति का सम्मान करने का सवाल है, ये उनकी गरिमा का सवाल है। तो अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। गढ़ी से हमें जो सबक मिले हैं, वो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, नहीं, ये भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए भी बहुत गहरे मायने रखते हैं। ऊपर से नीचे वादे करने की जो पुरानी राजनीति है, वो अब फेल हो रही है।
भविष्य उन नेताओं का है जो ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि ये जनता और नेता के बीच भरोसे का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा रिश्ता जिसे हर दिन, हर एक काम से कमाना पड़ता है। उसे सिर्फ चुनाव के समय मांगा नहीं जा सकता। जनता बोल रही है, घड़ी में भी और पूरे देश में भी। सवाल बस एक है, क्या कोई सच में सुन रहा है? ये सवाल मैं आपके विचार के लिए छोड़ता हूं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पे कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।